हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग को टाइटल से पता ही लग गया होगा कि ये हमारी DTAA की फ़र्स्ट क्लास है और हम ट्राई करेंगे कि एक क्लास में ही हमारा पूरा DTAA ओवर हो जाए। विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं अपनी DTAA के बेसिक्स से। बेसिक्स तो आप लोग को पता ही है। तो सबसे पहले अगर हम अपनी PDF के अंदर आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ DTAA। तो टाइप्स ऑफ DTAA में यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है। एक तो है हमारे पास इकोनॉमिक एंड दूसरा है हमारे पास जुडिशियल। तो इकोनॉमिक के अंदर हम लोग को क्या बोला गया है कि जो भी इनकम हमारी टैक्स होती है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में, और दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में तो हो ही रही है, लेकिन डिफरेंट टैक्स पेयर्स के हाथ में होती है, वो होती है हमारी इकोनॉमिक DTAA, यानी कि इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। एंड व्हाट इज़ जुडिशियल? जुडिशियल ये भी, इसमें भी क्या होता है, वहाँ पर इकोनॉमिक और जुडिशियल में यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो इकोनॉमिक है वो तो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में हो रही है, लेकिन जो जुडिशियल है वो हमारी टैक्सेबल हो रही है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में और सेम एंटिटी पे एंड सेम इनकम पे। और वहाँ पर इकोनॉमिक में क्या हो रहा है कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में हो रही है, लेकिन कहाँ पर, डिफरेंट टैक्स पेयर्स के साथ। तो DTAA बेसिकली हमारा है क्या, जो भी आप लोग को पता है, विच इज़ वेरी बेसिक। DTAA ये है कि किसी ऐसी चीज़ का रिलीफ लेना, किसी ऐसे टैक्स का रिलीफ लेना जो कि आप लोग का दोनों जगह पर क्या है, टैक्सेबल है। कहाँ कहाँ पर? एक तो आपकी कंट्री ऑफ रेसिडेंस, मीन्स जहाँ के आप सिटीजन हो, जहाँ पर आप रह रहे हो, और उस कंट्री में भी जहाँ पर आप लोग उस इनकम को अर्न कर रहे हो, तो उस दोनों जगह पर वो आपकी जो पर्टिकुलर इनकम है वो टैक्सेबल हो रही है। जिसके लिए हमारे लिए एक चैप्टर बनाया गया DTAA। मीन्स वो किस लिए बनाया गया चैप्टर? वो इसलिए बनाया गया कि कोई भी इंसान पागल नहीं है जो वो दोनों जगह पे टैक्स देगा, सो दैट कि हम एक जगह से रिलीफ ले सकें, या फिर इनके कुछ मेथड्स हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कुछ टैक्सेस का तो दूसरी जगह पर क्रेडिट भी मिल रहा है। तो हम ऐसे ही इनको देखेंगे कि कहाँ पर कैसे कौन सी चीज़ हो रही है। ये टाइप्स आपको जस्ट याद रखने हैं, इकोनॉमिक एंड जुडिशियल, इन केस आपके पास MCQ में आ जाए या फिर आप लोग को एक शॉर्ट नोट पूछ लें 2 नंबर में, या जैसे भी, ऑल दो 7 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस ये आपके लिए ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक और जुडिशियल में क्या होता है, इकोनॉमिक में दो या दो से ज़्यादा कंट्री में जो आपकी इनकम है वो टैक्सेबल होती है और डिफरेंट टैक्स पेयर्स के साथ। वेयर एज जुडिशियल में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में होती है, सेम इनकम पे सेम टैक्स पेयर्स के साथ। तो ये है हमारा इस पे फ़र्क। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब क्या है कि जैसे मैंने कि बताया कि अब हम दोनों जगह टैक्स दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत मेजर हार्डशिप थी, जिसकी वजह से ही उसको कर्ब करने के लिए इस रिलीफ को लाया गया। तो अब इस रिलीफ में भी हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहली है हमारे पास यहाँ पर ये है बाइलेटरल। बाइलेटरल का मीन्स क्या है? आप लोग को पता होगा, बाइलेटरल दो, बाय मीन्स टू। तो इसीलिए अगर आपको मैं याद कराऊँ इसके सेक्शन, तो इस वजह से, जैसे बाइलेटरल, बाय मीन्स टू, इसका मतलब क्या है कि दोनों जगह पर जो हमारी इनकम है वो टैक्सेबल हो रही है। मीन्स कंट्री ऑफ स्टेट ऑफ रेसिडेंस और कंट्री ऑफ रेसिडेंस व्हाटएवर। कंट्री ऑफ रेसिडेंस को हम बोल लेते हैं घर, और कंट्री सोर्स जो हमारी स्टेट है उसको हम बोल लेते हैं कमाने वाली स्टेट, मीन्स फॉरेन, उसको हम फॉरेन बोलेंगे। तो जो बाइलेटरल है उसका मतलब क्या है कि दोनों जगह पर हमारी जो इनकम है वो टैक्सेबल हो रही है, हमारे घर पर भी और बाहर भी, मीन्स फॉरेन इनकम में। तो जब इसमें हर चीज़ दो हो रही है तो इसके सेक्शंस भी दो हैं, मीन्स 90 एंड 90A। कई बार क्या होता है कि हम ना दोनों के सेक्शंस भूल जाते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं उनको कि बाइलेटरल, बाय मीन्स दो, एंड इसमें दो ही सेक्शन है, जो कि क्या है, 90 और 90A। सेक्शंस भी काफ़ी आइडेंटिकल हैं, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम पूरा पहले बाइलेटरल ही कवर करते हैं। एज हम CM स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास बाइलेटरल के भी आगे फर्दर टाइप्स हैं काफ़ी सारे, तो हम उनको कवर करेंगे। बाइलेटरल में हमारे पास सबसे पहले है एग्जम्पशन मेथड। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि एग्जम्पशन मेथड है क्या। एग्जम्पशन मेथड में क्या हो रहा था कि पर्टिकुलर किसी भी एक कंट्री की जो इनकम है वो दूसरी कंट्री में एग्जम्प्ट हो रही थी, तो ये है हमारा एग्जम्पशन मेथड। अब एग्जम्पशन मेथड में भी दो मेथड्स हैं फर्दर। पहला तो है फुल एग्जम्पशन। फुल एग्जम्पशन से क्या डिनोट होता है कि पूरी की पूरी ही एग्जम्पशन दे दो। एंड नेक्स्ट है एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन, मीन्स जब भी हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, उसके साथ हमारा एग्जम्पशन का प्रपोर्शन हो रहा है सब कुछ। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा ये फुल एग्जम्पशन मेथड क्या है। इन सब की डेफिनेशंस यहाँ पर नीचे दी गई हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारा फुल एग्जम्पशन मेथड क्या बोलता है कि जो भी हमने इनकम अर्न करी है इन सोर्स स्टेट का मतलब क्या है, हमारा बाहर यानी कि फॉरेन कंट्री में, वो एग्जम्प्ट होगी किसमें, रेजिडेंट स्टेट में, मीन्स कहाँ पर, हमारे घर में।
तो जो भी हमने इनकम अर्न करी है बाहर वो फुली एग्जम्प्ट है हमारे घर में। तो फुल एग्जम्पशन का मतलब क्या है? फुल एग्जम्पशन का मतलब ये हम इसमें जो बाहर का चैप्टर है, बाहर का जो नाम है सोर्स स्टेट टू आई क्यों रहा है? क्योंकि हमेशा हर इंसान कमाने के लिए अपने घर से बाहर ही निकलता है। जो रिमोट वर्क या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उसको साइड रखते हैं, बाहर ही निकलना पड़ता है कमाने के लिए। सो जो हम बाहर कमा रहे हैं अगर उसका एग्जाम्पशन हमें जब तक अपनी कंट्री में ना मिले तो फुल एग्जाम्पशन नाम का फ़ायदा ही क्या है? वो खुद को ही डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो फुल एग्जाम्पशन का मतलब क्या है कि जो भी इनकम हमने बाहर अर्न करी है उसका हमें जो एग्जाम्पशन है वो अपनी रेसिडेंट स्टेट यानी कि अपने घर में मिलता है। सो यहाँ पे देखिए मैंने ये यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है कि सोर्स स्टेट मीन्स वेयर वी आर अर्निंग एंड यू कैन लर्न इट बाय गेटिंग रिसोर्सेज, मीन्स पैसा कमाना ऐसा। तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पशन विद प्रोग्रेशन। नाउ फुल एग्जाम्पशन हो गया होगा। अगर आपको इन सब के एग्जाम्पल्स चाहिए तो हमारे स्टडी मैट्स में ऑल्सो गिवन है। बाकी अगर आपको सिर्फ यही पता होगा ना कि हमें इनमें करना क्या है तो आप इजीली कर लोगे। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ इसका ही, तो मान लीजिए आप यहाँ पर मीन्स अपनी इंडिया में कमा रहे हो 10 लाख और बाहर आपने कमाया है समथिंग अराउंड 5 लाख या 15 लाख, ले लो 15 लाख। तो उस पर भी कुछ टैक्स है, यहाँ पर भी कुछ टैक्स है, तो यहाँ का टैक्स लग जाएगा। लेकिन जो हमारी फॉरेन इनकम पे टैक्स बन रहा होगा जितना भी, उसका एग्जाम्पशन हमें यहाँ वाले टैक्स में से माइनस हो जाएगा। तो जो बचेगा वो हमारी टैक्सेबल इनकम होगी। मीन्स यहाँ पर हमारा रिलीफ क्या हुआ? जो हम बाहर टैक्स दे रहे हैं वो यहाँ एग्जम्प्ट हो रहा है। मीन्स अगर हमारा टैक्स मान लो इंडिया में आ रहा है लेट्स से अबाउट 5 लाख और बाहर हमारा टैक्स बन रहा है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख वाले टैक्स को हम अपने जो हमारी कंट्री ऑफ रेसिडेंस है उसमें से माइनस कर देंगे एंड जो हमारा रेसिड्यू 2.5 लाख आएगा हमें सिर्फ वही देना है। तो अब हमें कितने का रिलीफ मिल गया? 2.5 लाख का। पहले हमारा टैक्स बन रहा था इंडिया में 5 लाख लेकिन अब बना 2.5 लाख। तो वो ही हमारा यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है। सॉरी अबाउट द राइटिंग। एंड नेक्स्ट है एग्जाम्पशन विद प्रोग्रेशन। एग्जाम्पशन विद प्रोग्रेशन में क्या होता है? अब देखिए अब नाम कुछ डिफरेंट है एग्जाम्पशन विद प्रोग्रेशन, तो थोड़े से ट्रिक तो नहीं लगेगा क्योंकि बेसिक ही है DTAA का, बट एक अलग चीज़ लगेगी। वो क्या होगा? यहाँ पे लिखा है कि वी विल कैलकुलेट इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इट एंड सिंपली गिव द रिलीफ ऑन फॉरेन इनकम। तो इसमें हम क्या करेंगे? सिंपली जैसे जो हमारा DTAA है वैसे हम बेसिकली उसमें जो हमारा यूनिलैटरल रिलीफ आता है वैसे हम वहाँ पर अभी डिटेल में नहीं जा रहे। तो हम उसमें क्या करते हैं? हम लोअर निकालते हैं दोनों का, हमारा जो फॉरेन टैक्स होता है वो और प्लस में जो हमारा इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ रहा होता है उन दोनों का लोअर निकाल के उसी रेट से हम फॉरेन इनकम पे रिलीफ दे देते हैं। एंड यहाँ पे एग्जाम्पशन विद प्रोग्रेशन पे क्या होगा? हमें कोई लोअर वगैरह निकालने की मेहनत करनी ही नहीं है। सिंपली हमें क्या करना है? अपनी फॉरेन इनकम पे इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स दे देना है। ना तो हमें ये देखना कि हम फॉरेन में कितना टैक्स दे रहे हैं, ना हमें कुछ और देखना। सिंपली फॉरेन इनकम उठाओ, इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स कंप्यूट कर लो एंड जो भी आपकी अमाउंट बन रही है उसका रिलीफ दे दो। दैट इज़ योर एग्जाम्पशन विद प्रोग्रेशन। अगर इस रिविजनरी वीडियो में किसी को ये नहीं पता कि इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन माई नोट्स कि कैसे निकालते हैं। जो भी आपका फाइनल टैक्स बनता है आफ्टर सरचार्ज एंड सेस वो अपॉन में दिस योर टोटल इनकम। टोटल इनकम आपकी क्या होती है? डिडक्शन देने से पहले जो आपकी इनकम होती है वो इंटू में 100। तो यहाँ से आपका जो भी परसेंटेज निकलेगा, जो भी आपका रेट निकलेगा वो सिंपली आपको अपनी फॉरेन इनकम पे दे देना है। और यहाँ की अगर आपको पर्टिकुलर प्रोफेशन वाली डेफिनेशन चाहिए तो दैट इज़ ऑल्सो गिवन हियर, दैट इज़ की सोर्स स्टेट इनकम इज़ यूज्ड फॉर द रेट पर्पस। तो कौन सी इनकम यूज़ की जाती है? सोर्स स्टेट मीन्स बाहर वाली इनकम, मीन्स योर फॉरेन इनकम यूज़ की जाती है रेट पर्पस के लिए। मीन्स रेट को उसी पे तो यूज़ करके रिलीफ देते हैं। तो दैट इज़ योर डेफिनेशन। अब नेक्स्ट ये तो हमारा ये हुआ एग्जाम्पशन मेथड, यहाँ पे हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम अभी बायलेटरल में ही हैं तो हम क्या पढ़ रहे थे? हमारे रिलीफ दो तरीके के होते हैं, बायलेटरल एंड यूनिलेटरल। बायलेटरल के अंदर भी दो मेथड्स हैं, एग्जाम्पशन एंड टैक्स क्रेडिट मेथड। तो हमने सबसे पहले एग्जाम्पशन पढ़ा। एग्जाम्पशन में हमने क्या पढ़ा? फुल एग्जाम्पशन एंड एग्जाम्पशन विद प्रोग्रेशन। एग्जाम्पशन मेथड में हमने क्या पढ़ा? फुल एग्जाम्पशन मेथड। फुल एग्जाम्पशन एज द नेम सजेस्ट कि जो भी हम फॉरेन में कमा रहे हैं उसका पूरा पूरा एग्जाम्पशन हमें अपने घर में मिल रहा है। और एग्जाम्पशन विद प्रोग्रेशन में हमने क्या किया कि हमारी जो फॉरेन इनकम पे उस पे इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल के उतने का जितनी भी इनकम आई स्ट्रेट अवे रिलीफ दे दिया। तो ये हमारे मेथड्स काफ़ी ईजी थे जो हम पर्टिकुलरली इस चैप्टर में करते हैं, ये सारा वही है। नेक्स्ट है हमारा टैक्स क्रेडिट मेथड। अब इसमें हमारे 4 मेथड्स आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमारा फुल क्रेडिट मेथड। तो फुल क्रेडिट जैसे कि फुल एग्जाम्पशन था कि वहाँ का पूरा एग्जाम्पशन यहाँ मिल रहा है, ऐसे ही फुल क्रेडिट मेथड। अब इसमें क्या होगा?
शायद बहुत हार्ड है सोचना, सोच के देखते हैं। फुल क्रेडिट में ये होगा सिंपली कि जो भी टैक्स आप बाहर दे रहे हो उसका क्रेडिट आपको अपनी घर में मिल जाएगा, तो यही होगा इसमें। तो देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट मेथड क्या लिखा हुआ है। तो क्रेडिट मेथड क्या है, इनकम टैक्सेबल इन बोथ कंट्रीज बट कंट्री ऑफ रेसिडेंस मीन्स हमारा घर गिव्स द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड इन कंट्री ऑफ सोर्स मीन्स जो भी हमारी जो भी इनकम टैक्सेबल है दोनों कंट्रीज़ में, लेकिन जो हमारी कंट्री ऑफ रेसिडेंस है यानी कि जो हमारा घर है वो हमें क्रेडिट दे रहा है उस टैक्स का जो भी हमने कंट्री ऑफ सोर्स में पे किया है। तो यहाँ पे एक इस चीज़ को सिंपली करने के लिए एक लाइन भी दी हुई है, बिकॉज घर को हमारी चिंता होती है। सो वही हमें जो हमने टैक्स जो हमने बाहर उड़ाया है, जो भी टैक्स दिया है, तो उसकी सेविंग वो हमें अपने घर में दे रहे हैं। सो नेक्स्ट इसमें का क्या है, फुल क्रेडिट मेथड। फुल क्रेडिट मेथड में क्या होता है, जो भी हमने टैक्स पे किया है इन द स्टेट ऑफ सोर्स इज अलाउड एज क्रेडिट इन द स्टेट ऑफ रेसिडेंस। वही जो हमने बात की एज द नेम सजेस्ट कि जो भी हम बाहर पैसा दे रहे हैं एज टैक्स वो हमें क्रेडिट मिल रहा है अपनी कंट्री में, अपने होम में। नेक्स्ट इसमें मेथड है हमारा ऑर्डिनरी क्रेडिट। यहाँ पर हमने जो टर्म्स यूज़ करी है नोट्स में वो भी यही है, घर एंड बाहर, बाहर को हमने स्टेट ऑफ जॉब बोला है। तो ऑर्डिनरी क्रेडिट में क्या है कि हमारा घर, बिकॉज ये जो डेफिनेशंस है ना इनकी, ये थोड़ी सी, ये मेथड्स तो कुछ भी नहीं बोलते बट जो डेफिनेशंस है वो थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी वर्ड्स ऐसे यूज़ किए गए थे कि जहाँ पे माइंड ना घूम जाता है। सो इसलिए हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए घर एंड स्टेट ऑफ जॉब यूज़ किया है ताकि हमारे दिमाग में एक डिफ्रेंशिएटर बना रहे। सो ऑर्डिनरी क्रेडिट में क्या होता है कि जो हमारा घर है इज अलाउइंग अस द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड इन स्टेट ऑफ जॉब restricted to the income tax which is attributable to the income taxable in घर। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से एक और बार पढ़ते हैं कि जो हमारा घर है वो तो हमें पहले भी क्रेडिट अलाउ कर रहा था, तो वो तो करेगा ही ऑब्वियसली। तो वो हमें यहाँ पर इस बार कितना क्रेडिट अलाउ कर रहा है, तो हमारा घर इज अलाउइंग क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड इन स्टेट ऑफ जॉब। तो जो हमने अपना बाहर टैक्स दिया है उसका क्रेडिट दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्टेड। सो दिस इज द मेन थिंग हियर, रिस्ट्रिक्टेड। तो कितना दे रहा है, टू द इनकम टैक्स विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द इनकम टैक्सेबल इन होम। तो हमें अब जो हमने बाहर वाली इनकम पे टैक्स दिया ना, अब वो हमें यहाँ पर पूरा क्रेडिट नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ उतने अमाउंट का क्रेडिट मिल रहा है जो हमारा इस अमाउंट पर बनता है, जो भी हमने यहाँ पर दिया है, अपनी इनकम टैक्स हमने अपने घर में दिया है, तो हमें अब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो टैक्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए, वैसे इसका एग्जाम्पल है हमारे स्टडी मेट में, वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर हमें कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए हमने बाहर जो है हमने 5 लाख का टैक्स भर दिया फॉरेन स्टेट में, और हमारी कंट्री में हमारा टैक्स बन रहा है 6 लाख मान लीजिए। तो अब हमें क्रेडिट कितने का मिलेगा, जो भी हमारा 6 लाख पे टैक्स आया ना, आपको उसे प्रोपोर्शनेट निकालना होगा। लाइक मान लीजिए हमारा 10 लाख की इनकम पे 5 लाख रुपये टैक्स बना है बाहर, तो 5 लाख रुपये टैक्स बना है 10 लाख की इनकम पे, तो उसको प्रोपोर्शनेट करना है हमारी इंडियन इनकम से कि इतने पे जितना टैक्स बनेगा वहाँ के हिसाब से उसको यहाँ पर आपको क्रेडिट दे देना है। लाइक 6 लाख अगर बना है 10 लाख के हिसाब से, तो अगर इंडिया में इनकम है आपकी 15 लाख, तो 15 लाख के हिसाब से कितना बनेगा, जितना आपका अमाउंट आएगा उसका आपको रिलीफ मिलेगा हमारी घर वाली कंट्री में, हमारे स्टेट ऑफ रेसिडेंस में। सो होप यू ऑल आर गेटिंग इट क्लियरली। अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आया है तो आप मुझे ना इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, तो हम एक छोटी सी वीडियो भी बना लेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो, जहाँ पर हम पर्टिकुलर हर चीज़ के एग्जाम्पल्स ले लेंगे। अभी तो फिलहाल आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोग को ऐसे ही समझ आ रहा है क्योंकि बहुत सिंपलेस्ट टर्म्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर ये सब कुछ ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि हमने कोई टर्म किस लिए यूज़ की है। सो नेक्स्ट इसमें मेथड टैक्स स्पेयरिंग। स्पेयरिंग का मतलब क्या होता है, स्पेयर कर देना, यानी कि कोई चीज़ छोड़ देना, टैक्स स्पेयरिंग। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा घर है इज़ अलाउइंग क्रेडिट, यहाँ पर क्या है, जो हमारा घर है इज़ अलाउइंग क्रेडिट फॉर डीम्ड टैक्स पेड ऑन इनकम विच इज़ एग्जाम्प्ट इन स्टेट ऑफ जॉब। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ का क्रेडिट मिल रहा है कि हमने कोई भी ऐसी इनकम पे टैक्स पे किया है जो कि मतलब कोई भी ऐसी इनकम जो एग्जाम्प्ट है हमारी स्टेट ऑफ जॉब में, तो उस पर जो टैक्स बनता था हमें उसका भी मिल रहा है। अब सोचो जो टैक्स तुम भर भी नहीं रहे, जो इनकम तुम्हारी वहाँ पर एग्जाम्प्ट है, तुम्हें उसका भी यहाँ पर क्रेडिट मिल रहा है, तो ये तो तुम्हारे लिए अर्निंग हो गई एक तरीके से। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, ये तो डेफिनेशन पढ़ के ही समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ बायलैटरल रिलीफ इज अंडरलाइंग टैक्स क्रेडिट।
अब अंडरलाइंग टैक्स क्रेडिट में क्या है, अब ये यहाँ पर ना सबसे पहले ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये किस लिए होता है, तो ये इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन को मिटिगेट करने के लिए, यानी कि उसको दूर भगाने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए ये मेथड है। तो इसमें क्या होता है, जो क्रेडिट है इज़ अलाउड टू रेसिडेंट नॉट ओनली फॉर टैक्सेस। तो क्या बोल रहा है कि क्रेडिट हमें जो रेजिडेंट को अलाउड है वो सिर्फ टैक्सेस के लिए नहीं है जो कि विदहेल्ड किए गए हैं अगेंस्ट द डिविडेंड इनकम, बट ऑल्सो फॉर टैक्सेस पेड ऑन अंडरलाइंग प्रॉफिट। ये डिविडेंड इनकम सॉरी वो एक एग्जाम्पल में सॉल्व करी थी तो उससे मैंने यहाँ पे ये टर्म ले लिया, बाकी आप सिर्फ इनकम भी ले सकते हैं। सो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो आपको क्रेडिट है वो सिर्फ उस टैक्सेस के लिए अलाउ नहीं होता जो आपने बाहर पे किए हैं, बट उनके लिए भी होता है जो कि अगर आपने कोई भी अंडरलाइंग प्रॉफिट्स भी पे किए हैं ना तो उनके लिए भी आपको पूरा पूरा क्रेडिट हमारे स्टेट ऑफ रेसिडेंस में मिलता है अंडरलाइंग टैक्स क्रेडिट मेथड के अंदर। सो यहाँ पर हमारा पूरा खत्म हुआ बायलेटरल रिलीफ। तो होप आपको सेक्शंस भी याद होंगे, आइडेंटिकल सेक्शंस हैं, बाय मीन्स टू 2 सेक्शंस हैं, कौन से 90 और 90A। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अंडरलाइंग नहीं, यूनिलेटरल रिलीफ की, जो कि बहुत ईजी है। यूनिलेटरल वो रिलीफ है जहाँ पर कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता कंट्रीज़ के बीच में, और जो कंट्री ऑफ रेसिडेंस है वो खुद ही रिलीफ प्रोवाइड कर देती है। ये मेथड तो हम करते हुए आ ही रहे हैं। तो ये मेथड कौन सा होता है, वही जिसके बारे में हमने पहले बताया था ना कि उस मेथड में हम अपना इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालते हैं एंड अपनी फॉरेन इनकम पे टैक्स निकालते हैं, तो जो लोअर होता है वही हम फॉरेन इनकम पे दे के वही वाला टैक्स और रिलीफ प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट हम अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए ये मेथड्स हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि कई बार ना क्वेश्चंस में आ जाते हैं, क्वेश्चन में नहीं तो एमसीक्यू में आ जाते हैं। सो देयर इज़ हायर चांसेस कि ये भी पूछे जाएँ, तो हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए हर उस एस्पेक्ट का जो हमारे स्टडी मैट में गिवन है एक्चुअली। सो नेक्स्ट है अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सेक्शन 90। सेक्शन 90 कौन सा था, यू हैव टू स्पीक अप बायलैटरल रिलीफ या। सो अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं फॉर नॉलेज पर्पस। बायलैटरल रिलीफ, तो एज पर सेक्शन 92 जो प्रोविजंस ऑफ एग्रीमेंट हैं विल अप्लाई इफ़ दे आर मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी। सो इसमें क्या बोला है हमें कि लाइक मान लीजिए आपके पास प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स हैं, प्रोविजंस ऑफ डीटी डबल है, तो आपको कौन से अप्लाई करने हैं जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल है एसएससी के लिए। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना कि टैक्स क्या कह रहा है, डीटी डबल क्या कह रहा है, हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। अगर इनकम टैक्स बोल रहा है 15% टैक्स लगाओ, डीटी डबल बोल रहा है 10% टैक्स लगाओ, तो हम कौन सा लगाएंगे जो हमें पसंद है, क्योंकि हम हमेशा कम खर्च करना चाहते हैं ज़्यादा चीज़ के लिए। सो हमें कौन सा बेनिफिशियल है, ऑब्वियसली 10%, तो हम क्या देंगे 10%। तो यहाँ पे यही बोला है कि एसएससी वही चीज़ लगाएगा जो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। लाइक यहाँ पे बोला भी है इफ़ इनकम टैक्स एक्ट बेनिफिशियल अप्लाई कर दो, डीटी डबल बेनिफिशियल उसको अप्लाई कर दो। तो कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं था। और एक हमारा चैप्टर है गार इंटरनेशनल टैक्सेशन में, सो उसका ओवर रूलिंग इफेक्ट है ओवर द डीटी डबल। अगर अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास गार है और तुम्हारे पास डीटी डबल कुछ भी कह दे कि भैया मैं तो तुम्हें टैक्स ही माफ़ कर दूंगा, फिर भी गार के प्रोविजन ही एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि गार का क्या है ओवर रूलिंग इफेक्ट है, तो हमेशा गार ही उसके ऊपर ओवर रूल कर जाएगा, प्रिवेल कर जाएगा, तो हमेशा गार ही अप्लाई होगा जहाँ पर गार की बात आ जाएगी। दैट इज़ योर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ओके, सो ये तो हुई हमारी सेक्शन 90 की बात। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 91 के अंदर भी। सो 91 हमारा क्या था, यूनिलेटरल रिलीफ, इफ़ यू ऑल रिमेंबर यूनिलेटरल रिलीफ। सो इस रिलीफ में क्या होता है, यूजुअली ये वही बात लिखी हुई है यहाँ पर पूरी जो आप लोग सिर्फ पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा कि जो भी लोअर होता है हम उस पर देते हैं। और एक और इन्फॉर्मेटरी बात इस पॉइंट में हाईलाइटेड कि अगर हमारे दोनों रेट्स इक्वल हों तो हम रिलीफ किस पे देंगे, इंडियन रेट्स ऑफ टैक्स पे। कितनी अलग बात है ना, शायद हम तो दे ही नहीं पाते, बट हाँ ये आप लोग को लॉजिकल लग रहा होगा, बट एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लो पूछ ले कि दोनों रेट्स इक्वल हैं, फॉरेन रेट और इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स, तो आप किस पे देंगे, आपको बोलना है हम इंडियन रेट ऑफ टैक्स पे देंगे। लॉ मेक्स मोर सेंस देन आवर माइंड्स।
सो नेक्स्ट है जो कि हमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं यूनिलेटरल रिलीफ देने के लिए। हमारे पास तो सारे क्वेश्चन यूनिलेटरल रिलीफ के आते हैं, हम सिंपली देखते हैं कि एग्रीमेंट नहीं है एंड बॉक्स बनाया करना चालू। तो कुछ कंडीशंस भी होती हैं जो कि फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, ये हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले तो क्या कि बंदा रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट होगा जब भी तो इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम करके टोटल इनकम देंगे, जब भी तो इंडिया में उसको रिलीफ देंगे। तो रेसिडेंट तो होना ही चाहिए। अक्रू और अराइज होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया। तो अब इसमें एक बात बताओ, जब इनकम अक्रू अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया में मतलब बाहर हो रही है, तो इंडिया में तो होगी नहीं ना। तो थर्ड पॉइंट यही है, वेरी बेसिक एंड वेरी लॉजिकल, दैट इनकम इज़ नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। बाहर अक्रू और अराइज हो रही है तो इंडिया में नहीं होगी। 2 पॉइंट्स फ्री के। नेक्स्ट, जो भी इनकम गिवन होगी क्वेश्चन में, हैज़ बीन सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन फॉरेन कंट्री एंड एसएससी मस्ट पे टैक्स ऑन सच फॉरेन इनकम। ऑब्वियसली सारी लड़ाई टैक्स की है, तो जब तक टैक्स भरोगे नहीं रिलीफ किस चीज़ का दोगे। तो तीसरा भी फ्री का पॉइंट कि क्या कि क्वेश्चन में जो भी तुम्हारी इनकम होनी चाहिए उस पर एटलीस्ट तुम्हें टैक्स देना होना चाहिए। तो ये वही है। और तुम्हें पता ही है कि अगर तुम्हारा यूनिलेटरल रिलीफ है तो देयर मस्ट बी नो रिलीफ फ्रॉम DAA बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री। कोई रिलीफ नहीं होना चाहिए इन दोनों के मीन्स अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, मीन्स वही है इसका मतलब, नो रिलीफ फ्रॉम DAA मीन्स नो अग्रीमेंट शुड एग्जिस्ट। वही बात है, सारे फ्री कोई पॉइंट्स आएंगे। अगर तुम्हें ये मान लो एज 7 नंबर का क्वेश्चन आ जा सकता है तो यू विल रॉक इट। ओके, सो अब फिर वही बात बोली हुई है कि अगर दोनों के बीच में नहीं है DDAA तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे रिलीफ। शायद आप लोग को पता नहीं है, पता है, रिपीट कैसे करेंगे रिलीफ कैलकुलेट। एवरेज इंडियन रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे, फॉरेन टैक्स निकालेंगे, दोनों का लोअर लेंगे एंड विल प्रोवाइड द रिलीफ। और हम लोग को पता है एवरेज इंडियन रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं एंड फॉरेन टैक्स कैसे निकालते हैं। वी आर फाइनल स्टूडेंट्स एंड वी नो दीज बेसिक्स, राइट। और अगर किसी को नहीं भी पता तो डोंट फील ashamed of yourself, just read the notes, you have enough time to prepare all these things. So next important definition, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। ये चीज़ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट तो वैसी हो गई जो हमें हर जगह दिख जाती है। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इज़ लाइक डेट जो हमें हर जगह डालनी होती है ना, ऐसे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हमें हर जगह दिख जाती है। सो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एज पर DTAA। ये भी याद कर लेना, कोई भरोसा नहीं इनका, पूछ ले MCQ में कि भैया कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है। तुम्हें तो पता है 5 सब क्लॉज सब सेक्शन 2 PE इंक्लूड्स। PE में क्या आता है, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, अ ब्रांच, एन ऑफिस, अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप, अ माइन एंड ऑयल और गैस वेल, तेल का तो कुआं ही होगा, अ क्वेरी और एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कोई और ऐसा प्लेस जहाँ से हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। सो ये सब, ये पूरी जो डेफिनेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। इट्स एज ईजी एज दिस चैप्टर। सो आपको ये याद करनी है। एंड इसके बारे में एक ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बता दूँ, सॉरी, कि जो भी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल होता है PE के लिए वो इंडिया में टैक्सेबल होता है। और अगर कोई भी ऐसा इनकम है किसी भी नॉन रेसिडेंट्स मीन्स NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन या किसी भी फॉरेन कंपनी की, वो टैक्सेबल होगी इंडिया में तभी अगर उसका PE है इंडिया में। और यही सेम डेफिनेशन अप्लाई होती है बिजनेस कनेक्शन के लिए। आपको आ जाएगी बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, बताओ इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी। तो सेम एज PE, अगर PE है इंडिया में तो PE, अगर PE इंडिया में है तो टैक्सेबल भी इनकम यहाँ पर ही होगी। बट हर चीज़ की कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं इस दुनिया में। बट ये जो रूल है ये 3 चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता, रॉयल्टी, FTS एंड इंटरेस्ट। ये रूल किन 3 चीज़ों पे, रूल कौन सा, PE वाला, नॉट द चैप्टर, नॉट एनी अदर प्रोविजन, नथिंग। ये जो ऊपर वाला रूल है ना, ये अबव रूल शेल, ये सारी इनकम सब पे अप्लाई होता है बट एक्सेप्ट ऑल दीज 3। कौन सी, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, FTS। 3 चीज़ें याद रखनी है, रिपीट अगेन, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, FTS। सो सिर्फ ये 3 चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता।
लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट है आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट। हम क्रेडिट की भी बात कराए, एग्जम्पशन की भी बात कराए, हमें तो भाई ये टर्म समझती है, आप लोग को समझती है ना क्या है ये टर्म, फिर भी लेट्स रिपीट। क्या होगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट? अच्छा, डिफाइन करके देखते हैं कि किसी भी रेसिडेंट को उसने जो इनकम टैक्स पे किया है उसका उसे क्रेडिट मिल रहा है उसके घर में, और इनकम कहाँ से कमाई है? बाहर से, फॉरेन कंट्री से। और क्या बोले फॉरेन कंट्री को? कंट्री ऑफ सोर्स। कहाँ मिल रही है? घर में मिल रही है। स्टेट ऑफ रेसिडेंस में मिल रही है, कंट्री ऑफ रेसिडेंस में मिल रही है, क्रेडिट मिल रहा है उस अमाउंट का जो भी हमने टैक्स पे किया है। और चलो, दिस इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन, आप इसको एग्जैजरेट करके भी लिख सकते हैं क्योंकि हम एग्जैजरेट करने में बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट, अगर आपका जो टैक्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ना ये चीज़ आ जाती है कि अगर आपका जो टैक्स है वो डिस्प्यूटेड है तो आप लोग क्या करेंगे। तो अगर आपका टैक्स डिस्प्यूटेड है तो आपको उसका जो क्रेडिट है वो अलाउ नहीं करना कहीं से कहीं तक भी। लेकिन मैंने बोला था इस दुनिया में हर चीज़ की एक एक्सेप्शन है, सो यहाँ पर भी हमारे पास एक्सेप्शन है। बट अगर वो टैक्स एसेस्ड हो जाता है इंडिया में और जो एसएससी है वो 6 महीने के अंदर एविडेंसेस फर्निश कर देते हैं कि जो वो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है और उस पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउड होगा, 6 महीने के अंदर ये एविडेंसेस सबमिट हो जाते हैं, तो आप उसको नॉर्मल ट्रीट करना। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली बोला डिस्प्यूटेड टैक्स है, नो क्रेडिट विल बी अलाउड कहीं से कहीं तक भी, चाहे कोई कुछ भी बोले। ठीक है, ये हो गया। ओके, सो इसी का ही पार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, सो इट इज़। इस पर 7 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने देखा है, पहले एमटीपी में देखा है और क्वेश्चन पेपर में भी देखा है। सो इसको ना आपको याद करके जाना है, या ब्रो यू हैव टू लर्न इट। सो आपको क्या करना है, सो हमें ना कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तो इस क्रेडिट को अवेल करने के लिए। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम, किस कंट्री से और किसी कंट्री से और स्पेसिफाइड टेरिटरी से, आउटसाइड इंडिया, बाहर वाली कंट्री से जिसमें हम पैसा कमा रहे हैं उससे, फॉर टैक्स एंड फॉरेन टैक्स डिडक्टेड और पेड। मतलब यार इसी चीज़ का तुम्हें यहाँ पर प्रूफ देना है कि हमने, तुम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि हमने इतना टैक्स कमाया है हम इसका यहाँ पे रिलीव ले। तुम्हें हर चीज़ का यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा। उन्हें क्या पता तुम सच्चे हो, उनके लिए तो तुम सब झूठे हो। और ये किस में आता है? फॉर्म नंबर 67 में। इट इज़ एज सिंपल एज दैट यार, फॉर्म नंबर 67 में जाएगा ये सब। तो तुम्हें किस बात का प्रूफ देना है कि तुम सच्चे हो, ये मत लिखाना कि तुम सच्चे हो, ये लिखना है कि तुम्हें एक स्टेटमेंट देनी है इनकम की, किस कंट्री से आउटसाइड इंडिया या फिर स्पेसिफाइड टेरिटरी से, उस टैक्स के लिए फॉर द प्रीवियस ईयर, या फिर जो भी तुमने पे किया है, या फिर जो भी तुम्हारा फॉरेन टैक्स डिडक्ट हुआ है या तुमने उस इनकम पे किया है। दैट दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। एंड नेक्स्ट, अब तुम उनको ये भी तो बताओगे जो तुमने इनकम कमाई है वो है किस नेचर की। इट इज़ PGBP, इट इज़ IFOs, इट इज़ सैलरी और वॉट एवर इट इज़। तो एक तुम उसका भी दे देना स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटमेंट उसका भी दे देना। अब वो किससे लेके दोगे? या तो टैक्स अथॉरिटी से ले लेना, कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड अथॉरिटी। कंट्री आउटसाइड इंडिया बोलोगे तो स्पेसिफाइड अथॉरिटी लिखना है सिर्फ इस सेक्शन में डॉक्यूमेंट के लिए। या फिर उस पर्सन से ले लेना जो भी इसका टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, काटने के लिए टैक्स को, डिडक्शन के लिए। या एंड दिस हैज़ टू बी साइन बाय द SSC, और ये साइन होना चाहिए SSC से, दिस इज़ मैंडेटरी। और जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट तुम जिन इन तीनों में से जिससे भी लोगे ना, वो वैलिड तभी मानी जाएगी जब वो इन चीज़ों के साथ में होगी। एक तो एक्नॉलेजमेंट कि तुमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, टैक्स वैक्स पे कर दिया है। फ्रॉड करोगे ना तो कहीं कुछ नहीं मिलता। अगर एक्नॉलेजमेंट उसकी ऑनलाइन पेमेंट की ऑफ बैंक काउंटर फॉइल चालान, चोचले हैं ये बैंक काउंटर फॉइल चालान, मतलब जो भी चीज़ है तुमने जिसमें कराओ ये लिखा ना तीनों चीज़ें। फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, तुमने जिससे भी टैक्स पे किया है उसका, और एक प्रूफ ऑफ डिडक्शन वेयर टैक्स हैज़ बिन डिडक्टेड। एक तो तुमने पेमेंट जिस भी मोड से करी है उसका तुम्हें देना है स्टेटमेंट, और एक ये प्रूफ कि तुम्हारा जो डिडक्शन है वो हो चुका है। तो यहाँ पर तुम्हारा ये चैप्टर ओवर होता है DTAA। कॉन्ग्रेट्स। अब तुम बोलोगे नीचे क्या दिखाई जा रही है। सो यार देखो, इसको ना एग्जॉस्टिव लिस्ट मत मान लेना। ये वो चीज़ें जो मैंने आज तक ऑब्जर्व की है कि DTAA में ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंस रखती हैं ये डिडक्शंस। तो ये सब वही है। बाकी जब हम डिडक्शंस चैप्टर पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को पढ़ेंगे,
वरना वैसे तो ये तुम लोग को आती है। ये जो हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन भी दे रखी है ये भी आती है तुम लोग को। सैलरी डिडक्शन तो हम ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ATQQ भी दिस इज़ रॉयल्टी वाला है ना, 3 लाख का। एंड ये ATD मेडिक्लेम एंड ऑल 25-50, ठीक है। ATCC इसको अच्छे से पढ़ना। ATCC को इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं बट सबको पता है कि लिमिट इज़ 1.5 लाख 3 सेक्शंस की मिला के, इसकी मिला के। ये सारे हाउस वाले हैं, ठीक है। ATU वही डिसेबल बंदा 75-125 ऐसा कुछ इसका डिडक्शन है। ATCCD ये इन्हीं का भाई है 1.5 लाख वालों का। तो ये सारी डिडक्शंस भी एक बार देख लेना। बाकी देखनी तो सारी है बट ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा रेलिवेंस रख लेती हैं ब्रो। तो या दैट्स इट एंड थैंक यू कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप लोग को ये पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी और चैप्टर्स की वीडियो बनाऊँ एंड ट्रांसफ़र प्राइसिंग एंड ऑल का, आई विल मेक श्योर कि इससे भी शॉर्ट हो। लाइक हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हमको कोई इफ़ बट दैट इज़ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा। हमको जितना पर्पज़ है एग्ज़ाम पास करने का हमको उतना करना है बस। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मुझे पता लगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट चैप्टर पर या नहीं बनाऊँ। क्योंकि किसी का भी कॉमेंट नहीं आएगा ना तो आई विल अज्यूम कि शायद किसी को पसंद ही नहीं आई। सो प्लीज़ आप बताना कि मैंने कैसा पढ़ा है, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग दिस वे। तो बताना। एंड नोट्स अगर आप लोग को चाहिए या मतलब नोट्स जैसे भी, तो इट हैज़ अ मिनिमल कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज़ फॉर DTAA नोट्स। लाइक फॉर एवरी चैप्टर द नोट्स वुड कॉस्ट 30 रुपीज़। सो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, आई कैन प्रोवाइड यू। आई विल सी what better I can do. So yeah, thank you so much for